कंपनी अभी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क अपने हैंड्स में लेने को रेडी नहीं थी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना, नीदर द एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर ये बिना कॉन्केस्ट के पॉसिबल हुआ ट्रेड को एक्सपेंड करना नेबरिंग रूलर्स की हेल्प से, अगर ये बिना किसी भी एरिया या हमारी कंट्री को बिना कॉन्केस्ट करे ये चीज़ पॉसिबल है, तो वो यही चाह रहे थे। क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो था कि अपने ट्रेड को वो कैसे एक्सपेंड करें, ना कि ये कि वो कैसे कॉन्केस्ट करें, कैसे हमारी कंट्री को रूल करें। रूलिंग उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था स्टार्टिंग फेज़ में, लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे टाइम के साथ वो हमारी छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द कंट्री को अपने अंडर ले लेते हैं, और ऐसे ही करके धीरे धीरे करके हमारी पूरी कंट्री को वो अपने अंडर ले लेते हैं। एंड काफ़ी सारी पॉलिसीज़ वो देते हैं, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ स्टार्ट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है। बट टाइम के साथ कंपनी को एक चीज़ पता चलती है कि ये जो इनका कोशिश थी कि मतलब कॉन्केस्ट ना करना पड़े, कब्ज़ा ना करना पड़े, आसपास के नेबरिंग रूलर्स की हेल्प से ही वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर सकें। तो जैसे जैसे टाइम जा रहा था उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ जो वो सोच रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि इवन जो पपेट नवाब्स थे जो उनके अंडर काम करने को रेडी थे, बट वो भी कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा रहे थे किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स को टाइम के साथ ये पता चलता है, रियलाइजेशन होता है कि जो वो सोच रहे थे कि कॉन्केस्ट ना करना पड़े, हमारा ट्रेड ऐसे ही एक्सपेंड हो जाए, वो पॉसिबल नहीं लग रहा था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा। जब मीर जाफ़र ने कंपनी के अगेंस्ट बात रखी तो कंपनी ने मीर जाफ़र को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह मीर कासिम को रख दिया। और जब मीर कासिम ने कंप्लेन करी तो कंपनी ने उसको बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया एंड इसको बंगाल से निकाल दिया, और उसकी जगह दोबारा से मीर जाफ़र को रीइंस्टॉल कर दिया। मतलब दोबारा से मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम आया था, और मीर कासिम ने भी कंप्लेन कर दी कंपनी के अगेंस्ट, तो कंपनी ने उसको बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया और बंगाल से निकाल दिया, और उसकी जगह फिर दोबारा से मीर जाफ़र को रख लिया ऑन द सेम पोस्ट। नवाब को 500,000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ता था, बट ब्रिटिशर्स चाहते थे कि थोड़ा और पेमेंट उनको रिसीव हो, ताकि उनकी सारी जितने भी ट्रेड्स एंड एक्सपेंशन की जो भी चीज़ें थी वो मेंटेन हो सकें और अच्छे से वो अपने ट्रेड को और ज़्यादा फैला सकें। सो कंपनी वांटेड मोर मनी के साथ साथ उसको और भी ज़्यादा टेरिटरीज़ एंड और भी ज़्यादा रेवेन्यूज़ चाहिए थे, ताकि टेरिटरीज़ और ज़्यादा मिलेंगी तो उसका ट्रेड और अच्छे से एक्सपेंड होगा। एंड जब 1765 में मीर जाफ़र की डेथ होती है तो कंपनी का मूड अचानक से चेंज हो जाता है। अब काफ़ी टाइम तक जो हमारी कंपनी थी वो पपेट नवाब्स के साथ काम कर रही थी, लेकिन उनको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि मतलब ये पपेट नवाब्स भी कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहे थे। तो जो हमारी कंपनी के एक वाइसरॉय थे क्लाइव, वो कहते हैं कि हमें खुद एक नवाब की पोस्ट लेनी पड़ेगी। सो मीर जाफ़र की डेथ के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि मतलब नवाब के साथ काम करने से बढ़िया है कि हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। 1765 में मुग़ल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश कंपनी को बंगाल का दीवान डिक्लेयर कर दिया, और जो दीवानी थी उसने कंपनी को अलाउ कर दिया कि वो अपना ट्रेड एक्सपेंड कर सके इन द टेरिटरी ऑफ बंगाल यूजिंग द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। और उसके बाद अर्ली 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड था वो एक्सपेंड और अच्छे से होने लग गया, बट उसको काफ़ी सारे गुड्स इंडिया से बाय करने पड़ते थे। एंड जो गोल्ड एंड सिल्वर था वो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन के पास कोई ऐसा गुड नहीं था जो कि वो इंडिया को सेल कर सके। एंड बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटेन से गोल्ड आ रहा था उसका जो इंपोर्ट कह सकते हैं हम, आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, वो स्लो डाउन हो गया था। और जब उसको दीवानी मिल चुकी थी तो उसके बाद कम्प्लीटली कह सकते हैं स्लो डाउन हो गया था ये जो इम्पोर्ट था। अब इंडिया से ही जो रेवेन्यू मिलता था उसी से कंपनी के फाइनेंसेस कंट्रोल हो सकते थे, एंड इन रेवेन्यूज़ को यूज़ किया जाता था टू परचेज कॉटन, सिल्क एंड ऑल। कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन किया जाता था, एंड कंपनी के फोर्ट्स, ऑफिसेज, जितने भी बिल्डिंग प्रोसेसेस थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चीज़ें थी, वो सारी इस इंडिया से जो रेवेन्यू मिल रहा था उसी से सारी चीज़ें फाइनेंस की जा रही थी। धीरे धीरे करके कंपनी के पास और पावर और अथॉरिटीज़ आई, एंड दिस वाज द टाइम जब कंपनी को नवाब बना दिया गया था, या नबोब हम कह सकते हैं, बंगाल का नबोब बना दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो पावर है, उसकी जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हम देख सकते हैं कि कंपनी के जितने भी लोग थे वो अपने आप को एक इंडिविजुअल नवाब की तरह डिक्लेयर करना चाहते थे, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल बंगाल के नवाब्स थे उनको अपने लैंड देने पड़ रहे थे, काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ रहा था एज अ गिफ्ट टू द कंपनी के ऑफिशियल्स। रॉबर्ट क्लाइव जब 1743 में इंडिया आया वो सिर्फ 18 ईयर्स का था, एंड वो आया था मद्रास में, जो कि इस टाइम पे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड से मद्रास आया था इन 1743 व्हेन ही वाज 18, एंड इन 1767 जब वो इंडिया से वापस जा रहा था तो उसकी जो नेट वर्थ कह सकते हैं हम, वो यूरोपियन करेंसी के हिसाब से 401.102 थी। एंड जब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया इन 1763 तो उसको
कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी करप्शन था वो सारी चीज़ें रिड्यूस करने को बोला गया था। बट उसको खुद जब क्रॉस एग्जामिन किया गया इन 1772 तो हमें मिला कि वो खुद करप्शन का शिकार था और फिर उसने 1774 में सुसाइड कमिट कर लिया। लेकिन सारे के सारे कंपनी के ऑफिशियल्स रॉबर्ट क्लाइव की तरह मनी अर्न करने का मतलब खूब ज़्यादा मनी बनाने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इंडिया में आके काफ़ी सारे लोग डिसीज़ वॉर के चक्कर में अर्ली एज पे डाई हो गए। कंपनी के सारे ऑफिशियल्स रॉबर्ट क्लाइव की तरह करप्ट नहीं थे। कुछ ऑफिशियल्स जो थे, कुछ मेंबर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो काफ़ी नोबल बैकग्राउंड से आते थे और उनका सिर्फ पर्पस था कि इंडिया में आके अर्न करना और ब्रिटेन में वापस जाके फिर एक हेल्दी लाइफ जीना। और कुछ लोग जो थोड़ी हाई क्लास फैमिली से आते थे वो लोग इंडिया में आके अर्न करते थे और फिर ब्रिटिश में जाके उसको फ्लॉन्ट किया करते थे। और ये जो लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्थ के साथ ब्रिटेन में वापस जाते थे, इन लोगों को हमने बोला नबोब्स। नबोब्स हमारा जो हिंदी वर्ड है नवाब, उसी का थोड़ा इंग्लिश टर्म हमने बना दिया नबोब, यानी कि कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिन्होंने काफ़ी अच्छे अमाउंट में अर्निंग करी इंडिया में और फिर वो लोग ब्रिटेन में जाके अपनी वेल्थ को दिखाते थे कि देखो हमने इतना सारा कमाया है दूसरे कंट्री में जाके। उनको हमने बोला है नवाब, या मतलब इंग्लिश में है तो इसको हम इंग्लिश में नबोब्स बोल सकते हैं। अब अगर हम एनालाइज करें, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में जब आई थी 1757 में इंडिया आई थी और जब से लेके 1857 तक का इसका पीरियड अगर हम पूरा एनालाइज करें तो हमें कुछ सर्टेन की फीचर्स दिखेंगे, कुछ की एस्पेक्ट्स लाइक कंपनी जो है वो रेयरली ही मतलब बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते थे जब वो मिलिट्री अटैक लॉन्च करती है किसी भी अननोन टेरिटरी के ऊपर। 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स को अपॉइंट किया जिनका काम था कंपनी को सर्व करना और उसके एक्सटेंशन में हेल्प करना। और इन रेजिडेंट्स या इन ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंट्स थे, इनकी हेल्प से कंपनी ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। और कभी कभी ऐसा होता था कि कंपनी जो है वो इंडियन स्टेट को सब्सिडरी अलायंस के लिए फोर्स किया करती थी। इसका मतलब है कि इंडिया के जो रूलर्स थे उनके पास इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने का कोई भी राइट नहीं था, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। और ये जो उनकी फोर्सेस वगैरह थी ये सारी कंपनी प्रोटेक्ट किया करती थी। इस चीज़ के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग पे किया करते थे क्योंकि इनके पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी रखने का कोई भी राइट नहीं था एंड दे वर प्रोटेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो रूलर्स थे वो इनको पे किया करते थे, रेवेन्यू दिया करते थे एक तरह से। और अगर कोई भी रूलर ये पे करने से रिजेक्ट कर देता था या फिर पे नहीं कर पाता था, ये कुछ रेवेन्यू या जो भी टैक्सेस टाइप के पे करने होते थे, अगर कोई भी ना पे कर पाया तो एज अ पेनल्टी उसकी कुछ पार्ट ऑफ टेरिटरी को अनेक्स कर लिया जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो अंडर आ जाती थी। अगर हम इंडिविजुअली मैसूर की बात करें तो वो टीपू सुल्तान और उसके फादर हैदर अली के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है मैसूर का जो किंगडम है, टेरिटरी है। So Hyder Ali was the king of Mysore in 1761 to 1782 and then 1782 के बाद टीपू सुल्तान ने अपना फादर का जो भी उसकी पोस्ट थी उसको ले लिया एंड मैसूर वॉज अंडर टीपू सुल्तान।